रामविलास जी को दे करके एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आज कुर्ता भी एक जैसे आए शर्मा जी का 35 साल का। हमारे जिलाध्यक्ष मैं निवेदन करूंगा। चेयरमैन रमेश जी और मेरी बहन बैठी हुई है यहाँ, मोनिका चेयरमैन, विजय लक्ष्मी जी, अर्चना जी और प्रीति जी का नाम सरपंच हैं, एक जी अपने प्रोजेक्ट में हैं। मैं सबका नाम शर्मा जी ने ले दिया है कि का, तो आप बेलवंत नगर पालिका के सभी पार्षदों से आग्रह है कि आप स्वागत अभिनंदन करें। हरे राम कृष्ण बहुत मैं आग्रह करूंगा हमारे जिला की प्रभारी हरियाणा माता की जितनी संख्या है उतनी आवाज नहीं है। एक बार जोरदार नारे के साथ सतनाड़ी ब्लॉक समिति की चेयरपर्सन विजय लक्ष्मी खोचा, मोनिका जी, जिला के हमारी प्रभारी हरियाणा भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश में मंत्री गार्गी कक्कड़, जिला के अध्यक्ष जयराम जी यादव, हमारे जिला के महामंत्री ठाकुर भवानी सिंह, अमित मिश्रा, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य देवेंद्र यादव, दिनेश यादव, नागर सरोई मंडल के अध्यक्ष विवेक खैरवाल, महेंद्रगढ़ ग्रामीण के अध्यक्ष नौरम सिंह तंवर, जिला के उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा, जिला में मंत्री सतनाड़ी की सारी शेखावत सरदारी, मुन्ना भाई शेखावत, कप्तान डॉक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत, सुरेंद्र जेलदार, वीर सिंह सारी, दीवान सिंह शेखावत, ओम प्रकाश बचेड़ी, सब लोग आज ये लोकसभा का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। 102 लोकसभा चुनाव में मतदान हो गया 19 अप्रैल को, और जो सूझबूझ पत्रकार हैं जो वो हैं उनका कहना है कि 102 में से 70 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार जीत रहे। संयोग से ये सीटें ऐसी थी जहां 90% पोलिंग होता था, चाहे वो बंगाल की है, चाहे वो यूपी की है, चाहे आजमगढ़ की रामपुर है, चाहे वो, और विश्लेषण करने वालों ने कहा कि राम लहर चल रही। ये चुनाव राम भक्तों के बीच में और राम विरोधियों के बीच में ये चुनाव खड़ा हो गया। ये राष्ट्रवादी बीजेपी राम की ध्वजा पकड़ करके नरेंद्र मोदी सबसे आगे चल रहे हैं। कांग्रेस ने जो दो बड़े पाप किए, एक तो राम जी के बारे में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि राम कल्पना है, कोई व्यक्ति हुआ नहीं। इससे हिंदुस्तान की आबादी को बहुत बड़ी ठेस लगी। दूसरा पाप, इन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया और इंडी गठबंधन में CPIM के मैनिफेस्टो में ये कह दिया कि भारत का जो परमाणु शस्त्र है उनको हम समुद्र में डाल देंगे, यानी भारत की सुरक्षा को सीधा चुनौती दे। और कांग्रेस के घोषणा पत्र में तो मुस्लिम लीग की बदबू आती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने महेंद्रगढ़ के सभी मेरे पत्रकार साथियों से निवेदन करता हूं कि 25 तारीख को आप सब लोग रहना, और इस बार 400 पार के पास जितना ईंधन वजन है उससे भी ज्यादा वजन आपके अंदर है। कोई ऐसा व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं दे रहा जो कम से कम 100 आदमियों की ताकत ना रखता हो। और
मिनिमम हो तो एक आधा 500 का भी हो सकता है। और छोटे से बुलावे पर जब माननीय रामविलास जी ने आपको मैसेज दिया और आप इतनी संख्या में आए हो, तो स्वाभाविक है 25 तारीख की जो मीटिंग है उसमें आप लोग अच्छी ताकत लेके ले आओगे। आज का ये भारत 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो हजारों साल के बाद एक नया परिवर्तन आया है। आप देखोगे कि एक समय ऐसा था कि इस देश को हम सोने की चिड़िया बोलते थे, लेकिन उसके ऊपर नजर लगी, और नजर किसी और ने नहीं, हम खुद जिम्मेवार हैं। आज से 1000 साल पहले के आसपास हम आपस में लड़ने लगे, और जब एक दूसरे के साथ लड़ाई हुई तो मौका देखा दुश्मनों ने, और मौके की तलाश में थे वो लोग इस देश को लूटने के लिए आए, और लूटने के साथ साथ जब ये देखा कि यहाँ बोलने वाला कोई नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ चल रहे हैं, क्यों ना हम यहाँ पर राज कर लें। और हमारे ही आदमियों ने राज के लिए भी उनको बुला लिया। और याद करो तब से आज तक यानी 1947 तक किस प्रकार के कितने राजे, नवाब, मुस्लिम, कोई मुगल के नाम से, कोई तैमूर लंग के नाम पर, कोई मोहम्मद गोरी के नाम पर, कितने लोगों ने यहाँ इस हिंदुस्तान की धरती पर राज किया। हमारी संस्कृति को, संस्कार को बिल्कुल बदल के रख दिया। लूटा तो सही, लेकिन हमारी संस्कृति और संस्कार को भी बदल के रख दिया। ठीक है, अंग्रेज गए 1947 में, राज आपके हाथ में आया, लेकिन राज आने के बाद क्या हुआ? व्यक्ति विशेष के आदमियों के हाथ में राज आ गया, परिवारवादी पार्टी चल पड़ी। आपने क्षेत्रीय दल कांग्रेस सारी पार्टियां देखी हैं। कांग्रेस का जब कभी भी राज देश और प्रदेश में आया, केवल व्यक्तिवाद, प्रदेश का जो भी मुख्यमंत्री बने अपने इलाके और अपने व्यक्तियों के अलावा बाहर नहीं निकले। चाहे वो विकास की बात हो, पानी की बात हो, नौकरी की बात हो, पैसे की बात हो, सब ने इस प्रकार से जाल बुना कि मेरी सीट सुरक्षित रहे, बाकी हरियाणा बाढ़ में जाए। आप और हम सब भुगतभोगी हैं। और उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा समय बलवान है, समय किसी के हाथ में नहीं रहता। और उसी समय की वजह से ऐसे लोग जिन्होंने केवल अपने क्षेत्रवाद की बात करी हो, इलाकेवाद की बात की हो, धर्म या जाति की बात करी हो, वो लोग लंबे नहीं चल सकते। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता यही है। मैं तो सिर्फ 10 साल पहले जब आया तो हमें सारा ज्ञान नहीं था, हालांकि दादा हमें बात कई बार समझाता था, लेकिन एक से जल्दी में हम नहीं समझ पाते थे कि इनका कहने का मकसद क्या है। यहाँ पता नहीं किस आदमी को कब यूं कहा जा सकता है, धर्मवीर तू पासली सीट पर आ जा, तू कहता कि यहाँ की बैठ से। और ये आप देख रहे होंगे सारे देश में, यहाँ बड़ा मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी ने धर्म, क्षेत्र और गोत्र जाति की जो जोड़ था उसको तोड़ा है कि तोड़िए इस बात को। फिर भी कुछ एक पार्टियां उस जोर में लगी हुई हैं। एक बार जब हम कांग्रेस में थे तो भूपेंद्र हुड्डा ने बतौर मुख्यमंत्री गोहाना रैली कर ली। मैं उस वक्त मेवात से MLA, हमने पूछने लगा, भीड़ बड़ी भारी थी कि धर्मवीर कह रहेगा, मैंने कहा रहे ना कुछ नहीं, आप वाली सीट सुरक्षित, लेकिन कांग्रेस अब आएगी नहीं कभी भी। बोले ये क्या बात करता है तुम? मैंने कहा जो भी लोग महेंद्रगढ़ से गया, पलवल से गया, सिरसे से आया, अम्बाड़े से आया, और आपने जब वापस गए तो सारे काला दिन थे कि सारा पीछा तो इसने रोहतक में ला दिया, वह हम तो मार गए। मैंने कहा हमेशा इस चीज़ का उल्टा असर पड़ता है, तो ना देखा और नहीं सड़क तो शायद ना भिगेरा था किसी ने, लेकिन उन्होंने देख लिया।
चाहे वो नहर की पानी की बात हो, ईमानदारी से बताना, इतने साल तक कभी नहर बनी थी लेकिन सारा पानी एक इलाके में, उनका तो चोवा चढ़ गया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आने के बाद उन नहरों को दोबारा बनाना पड़ा। इस जेल की कैपेसिटी तकरीबन 1500 क्यूसेक से बढ़ा के 2500 कर ली, और आगे लक्ष्य है कि हम 3000 क्यूसेक तक कैसे लेके जाएं, तभी तो हम सब बराबर आएंगे। जो लोग इस प्रकार की राजनीति करते हैं वो कभी भी लंबे नहीं चल सकते। लंबा संगठन चलेगा, व्यक्ति चल नहीं सकता। कांग्रेस की हो, दूसरी क्षेत्रीय दल हो, उनको एक बार जब दांव लग जाता है तो केवल अपना इलाका और अपने आदमियों को मजबूत करेंगे, अपने आदमियों को मजबूत, कि ताकि कल जब उन्हें चुनाव लड़ना पड़ जाए तो पैसा ये खर्च कर देंगे। लेकिन ये कोई राजनीति नहीं है। आज़ादी का मतलब ये नहीं था। आज़ादी का मतलब था कि 142 करोड़ आदमियों को फायदा कैसे मिले। 1947 के बाद जब 1948 का समय आया, पहला युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का। बहुत बड़ी आबादी हिंदू की जम्मू और कश्मीर में आई, खासकर जम्मू बेल्ट में। हम 2014 के JNK के चुनाव में गए तो हम हैरान रहे कि वहाँ के आदमियों की बातें सुनते कि आज तक उस हिंदू को कोई अधिकार नहीं है भारत के अंदर, किसी प्रकार की कोई अधिकार नहीं दे रखा था। और जब धारा 370 हटाई, उसका फायदा कितना मिला? वहां लाखों जो हिंदू आए थे उनको फायदा मिला। दो संविधान बनाने में इस प्रकार का संविधान बना रखा था कांग्रेस ने, एक झंडा कश्मीर का, एक झंडा भारत का। चाहे राष्ट्रीय फ्लैग एक तरफ, उनका फ्लैग एक तरफ। और जम्मू को इस प्रकार से बांटा उन्होंने, जम्मू कश्मीर को। जो हिंदू जम्मू क्षेत्र है वहां का MLA अगर 1,30,000 वोट लेके MLA कहलाएगा तो कश्मीर का मात्र 30,000 वोट से MLA बने। ये भेदभाव देखो कितना था। और उसी का नतीजा था कि केवल 2 परिवार राज करते थे JNK में। क्षेत्र के नाम से सीट बना दी कि ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ से 30,000 वोट लेने वाला भी MLA। लेकिन नीचे अगर किसी ने चुनाव लड़ना है तो 1,30,000 के असेंबली होगी। लेकिन माननीय मोदी जी ने डिलिमिटेशन दोबारा करके सबको बराबर कर दिया। आओ भाई बराबर आओ। और उस बराबर का मतलब और उसका अर्थ, अब जब कभी भी चुनाव होंगे विधानसभा के, केवल और केवल आपकी सरकार बनेगी, दूसरे की बनी नहीं सकती। याद करो, फौज का सिपाही बड़ा अफसर हो या छोटा अफसर, अगर किसी की कश्मीर में, जम्मू में बदली हो जाती तो यूं कहा करता मेरी बदली कहीं और करवा दो। BSF हो या पैरामिलिट्री फोर्सेज का जवान हो, दिन हो या रात हो, सिविलियन के ऊपर जब वो उग्रवादी अटैक करते थे और जब ड्यूटी लगती थी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज की या BSF की, वह भी बेचारे गिर जाते थे। किस प्रकार का उनके साथ व्यवहार होता था। और अगर अपनी सुरक्षा के लिए उनको गोली भी चलानी पड़ती तो 302 के मुलजिम बनते थे फौजी अफसर भी। और आज जाके देखो जा किसी के गोज में बाठा भी पा जाता है, शांति आई बिल्कुल। और क्या करती है कांग्रेस, इसके दल कि हमारी सरकार बना दो, हम दोबारा 370 लगाएंगे। CAA का एक नया कानून भारत के प्रधानमंत्री जी लेके आए। उसका कोई और मकसद नहीं है। मकसद है कि जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, पाकिस्तान में उस वक्त 1948 की जनसंख्या देखोगे आप 23% हिंदू था और आज मात्र 1.5%। कहाँ गया? तब जाके मजबूर होकर माननीय मोदी जी ने CAA लेके आए कि जो भी हिंदू, ईसाई, सिख जो इस देश में आना चाहता है हम उसको नागरिकता का अधिकार देंगे। और ये क्या कहते हैं कि इसको वापस करो। अरे इतने अगर तुम महान पढ़ते हो तो तुम 10 साल पाकिस्तान तुम रह के देख के उन आदमियों की तो सोचो। यानी इन्होंने तो केवल और केवल विरोध से मतलब है। सन 52 का जम्मू कश्मीर का आप इतिहास और रेवेन्यू रिपोर्ट कटवा के देखो। सन 52 का सारी की सारी कश्मीर की जमीन
हिंदू पंडितों के नाम है सन 52 तक, और 52 के बाद 1 एकड़ जमीन भी हिंदू का नाम नहीं, सारी उन्होंने अपने नाम करवा ली। और फिर कहते हैं कि नहीं हमारी सरकार बनाओ। पार्लियामेंट में जब कभी भी बहस होती थी, उन्हीं के सांसद अलग से जब हमारे पास बैठते थे, न्यू कहा करते हमने भी बनाओ, नहीं ना तो पता है नहीं हमारे लीडर ने। और अगर वो बात पहुंच जाती कांग्रेस के नेतृत्व के पास, राहुल गांधी के पास या उसकी मां के पास, मुझे आज भी याद है बेअंत एक मुख्यमंत्री था पंजाब का जो आतंकवादियों ने मारा था, उसका लड़का 2 बार का लोकसभा सांसद, उसने सिर्फ इतनी बात कही कि ये सीए और 370 हटा के आपने बहुत अच्छा किया। उसी वक्त पार्टी से काट दिया, किसी पार्टी से काट पार करो। यानी उनकी नीयत क्या है, इच्छा क्या है, भारत समझ में नहीं आई आज। अब तो देश समझ भी चुका है चीज़ों को। हम कई बार आपस की बातों के लिए वोट डाल देते हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए वोट डालना सबसे जरूरी है। जब तक 2047 तक ये देश विकसित नहीं बनेगा तो ये मान के चलिए कि पिछले 70-80 साल हमारे बेकार चले जाएंगे। आप अगर एक एक चीज को देखोगे देश को, आप सिर्फ और सिर्फ 2013-14 का केंद्रीय बजट पढ़ के देखना, ये जिस प्रकार का भी टैक्स इकट्ठा होता है प्रदेश और देश का, केंद्र का बजट था टोटल 18 लाख करोड़ रुपए एक साल का। लेकिन मोदी जी की समझदारी देखिए, उन्होंने सबसे पहले नोटबंदी करी, बड़ा विरोध किया बहुत सी पार्टियों ने, फिर जीएसटी बना दिया, सारा टैक्स का रास्ता एक कर दिया। आज वही पैसा जो 18 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा होता था बगैर कोई नया टैक्स लगाए, आज हो जाता है 49 लाख करोड़ रुपया। थोड़ा नहीं, 49 लाख करोड़, यानी एक साल का 31 लाख करोड़ रुपया कहीं ना कहीं तो जा रहा था। और जा भी कैसे रहा था, बड़ी बड़ी कंपनियां, फरोड कंपनियां बना के लोग 2000 करोड़ का फरोड, 5000 करोड़ का फरोड, 1700 करोड़ का फरोड। 3 दिन पहले मैंने भास्कर की एक न्यूज पढ़ी, मात्र 4 व्यापारी मिले 5000 करोड़ का फरोड करके। लेकिन क्योंकि जीएसटी में इतना टाइट कर दिया कि ठगे जब में ये क्या करते हैं लोग, कंपनी बना लेंगे हैदराबाद, कंपनी बनाएंगे जयपुर और लोगों के पैसे डाल लेंगे, और उस कंपनी के मार्फत से पैसा भेजेंगे बाहर कि हमने तो यहाँ से स्टील बार भेज दिया, हमने यहाँ से बाजरा बार भेजा है, और भेजेंगे बाठी मिट्टी, और फिर सरकार से रिटर्न वापस फाइल करवाएंगे कि हमने 5000 करोड़ रुपए की माल भेजा, एक्सपोर्ट किया है, तो हमें पैसा चाहिए। इस प्रकार से वो 31 लाख करोड़ रुपया सालाना कहाँ जाता था। आज उसी पैसे से नेशनल हाईवे, सड़कें, उसी पैसे से नहर, मेडिकल कॉलेज, फौज के ऊपर पैसा लगाना, ये नया पैसा नहीं है, वही पैसा है जो कुछ लोग खाते थे, वही पैसा है। और उसी पैसे से गरीब की भी 80 करोड़ आदमियों को अनाज देना। कहीं ना कहीं आयुष्मान, और अब तो प्रधानमंत्री ने कह दिया कि नेक्स्ट सीजन से हम 70 साल के ऊपर के हर आदमी को आयुष्मान कार्ड बनाएंगे, फ्री इलाज। और आप इनमें से बहुत से विदेश की बातें पढ़ते हैं अखबारों में, वहाँ कोई बीमार हो जाए तो हर आदमी इंश्योर्ड है विकसित देशों में। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि मैं 2047 तक 100% आदमियों को बगैर खर्चे के इलाज करवा के दिखाऊंगा, जैसे अमेरिका में, जर्मनी